हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आरआरबी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। अब आपके लिए हम लेकर आएंगे सीएचओ, स्टाफ नर्स, ट्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, जो आरआरबी हमने क्वेश्चंस डाले थे उन क्वेश्चंस में कम से भी कम 40-50 क्वेश्चंस हमारे मिले हैं। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सीएचओ में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। और पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एपिडेमिक इज कॉल्ड। एपिडेमिक में जो फर्स्ट पर्सन बीमार होता है उस कंडीशन को, उसको हम क्या कहेंगे? तो जो फर्स्ट पर्सन सिक हमें देखने को मिलता है हम उसको बोलते हैं इंडेक्स केस। क्या बोलते हैं उसको? इंडेक्स केस बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन बिकम सिक, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेक्स केस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन इज। इम्यूनाइजेशन कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? तो इम्यूनाइजेशन कौन सा है? इम्यूनाइजेशन क्या है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो इम्यूनाइजेशन किसके आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन क्या आएगा। वहीं बात करें हम सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? अर्ली डिटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। क्या करते हैं? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में हम करते हैं क्रोनिक डिजीज़ को मिनिमाइज। जो क्रोनिक डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको मिनिमाइज करने में फोकस करते हैं। क्या करते हैं? जो क्रोनिक डिजीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको, या फिर इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। क्या करेंगे हम? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। डिसेबिलिटीज़ जो होती है उनको प्रिवेंट करना। जो भी डिसेबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है उन डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करना ही क्या कहलाएगा? डिसेबिलिटी प्रिवेंशन कहलाएगा। तो इम्यूनाइजेशन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा? प्राइमरी में। सेकेंडरी में अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हम करते हैं। टर्सरी में जो क्रोनिक डिजीज़ से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उनको हम क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं या फिर उनको प्रिवेंट करते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। और डिसेबिलिटी में जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है उनको क्या करेंगे? हम इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर कौन सी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? तो एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर जो होता है वो काला आजार को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। जो एल्डिहाइड जो टेस्ट होगा वो काला आजार को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा। काला आजार जो एल्डिहाइड टेस्ट होता है इसमें हम जो पैरासाइट होता है किसका? कालाजार का। लेशमैनिया, डोनोवरी, इसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? लेशमैनिया, डोनोवरी को क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। इसको डिटेक्ट करेंगे। कालाजार कैसे फैलता है? तो ये फैलेगा बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। जो सैंड फ्लाइज होती है, सैंड जो फ्लाइज होती है उनके इन बाइट से क्या होगा? काला आजार फैलेगा। क्लियर है? तो काला आजार
को डायग्नोस करने के लिए एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर यूज़ में किया जाता है। इसमें किस पैरासाइट को हम डिटेक्ट करते हैं? लेशमानिया डोनावेरी को हम क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। काला आजार कैसे फैलेगा? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंडफ्लाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sunken eyes, hollow cheeks, subnormal temperature, decreased urine output, washerman hand are the features of। ये सभी फीचर जो क्वेश्चंस में दिखाए गए हैं, sunken eyes, hollow cheeks, अब सबनॉर्मल टेम्परेचर, डिक्रीज यूरिन आउट, वाशरमैन हैंड, ये सभी फीचर्स हमें किस में देखने को मिलेंगे? डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गया, किसी बच्चे को या किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन हो गया, तो ये सारे फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सैंपल फ्रॉम ए पेशेंट विद मलेरिया शुड बी कलेक्ट। मलेरिया वाले पेशेंट का ब्लड सैंपल हमें कब कलेक्ट करना चाहिए? क्या एट द पीक ऑफ फीवर लेवल पे करना चाहिए, या फिर बिफोर टेकिंग मील्स करना चाहिए, व्हेन फीवर जस्ट स्टार्ट करना चाहिए, या फिर व्हेन टेम्परेचर इज़ नॉर्मल? तो जब भी मलेरिया पेशेंट का हम ब्लड कलेक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में हम करेंगे कि जब उसका फीवर पिक लेवल में हो। कभी भी हमें पिक लेवल में हो या फिर बिफोर ट्रीटमेंट, यानी कि मलेरिया का कोई सा भी अभी ट्रीटमेंट हमने नहीं चलाया है, एंटी मलेरियल मेडिसिन हमने उसको नहीं दी है, उससे पहले ही हमें क्या करना है? इसका ब्लड सैंपल लेवल आए। तो कब लेंगे? एट द पीक ऑफ फीवर लेवल हो तब हमें क्या करना है? उसका सैंपल लेना है, या बिफोर ट्रीटमेंट। अगर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि बिफोर ट्रीटमेंट, तो बिफोर ट्रीटमेंट में आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सेप्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सभी क्राइटेरिया हैं एक को छोड़कर, तो कौन सा क्राइटेरिया नहीं है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए? ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, डिजीज शुड बी ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये भी क्राइटेरिया है स्क्रीन टेस्ट का। फैसिलिटीज़ फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज शुड बी अवेलेबल, ये भी क्राइटेरिया है। टेस्ट शुड बी कैपेबल टू द पॉपुलेशन, ये भी क्राइटेरिया है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है। डिजीज शुड हैव लो प्रिविलेंस, डिजीज़ का प्रिविलेंस क्या होता है? हाई होता है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, तभी हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। अगर डिजीज़ का जो प्रिविलेंस है वो हाई होगा तभी तो हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग। तो दो लो डिजीज़ प्रिविलेंस वाले में हम स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करते, तो आपका आंसर क्या होगा? डिजीज शुड हैव लो प्रिविलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। इनमें से कौन सी सेकेंड लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है? तो हम बात करें फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स की, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, पायरजिनामाइड, और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है। तो इसमें जो रिफाम्पिसिन भी आ रहा है, इथाम्बुटोल भी आ रहा है, आइसोनियाजिड भी आ रहा है, तो ये तीनों क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड लाइन में कौन सा आएगी? लियोफ्लॉक्सासिन। वहीं बात करें हम सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन में कौन कौन सी आती हैं? इथोनामाइड, साइक्लोसेरिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, केनामाइसिन,
केनामाइसिन और अमिकासिन। ये सब किस में आएगी? सेकेंड लाइन वो ड्रग्स में आएगी। तो आपका आंसर सेकेंड लाइन में क्या होगा? लियोफ्लॉक्सासिन। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुलिवान इंडेक्स इज, सुलिवान इंडेक्स क्या है? तो सुलिवान इंडेक्स क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिजीज। इसी को हम क्या बोलेंगे? सुलिवान इंडेक्स बोलेंगे। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं डिसएबिलिटी फ्री लाइफ। डिसएबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ही हम क्या बोलेंगे? सुलिवान इंडेक्स बोलेंगे। सुलिवान इंडेक्स को जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़। ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? डेली या फिर सुलिवान इंडेक्स बोलेंगे। डेली फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला जो क्या है हमारे पास, वो ये है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इज गिवन ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ डायरिया रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ द एपिसोड। ड्यूरेशन और सीवियरिटी ऑफ एपिसोड को, डायरिया के एपिसोड को रिड्यूस करने के लिए इनमें से हम कौन सा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पेशेंट को देंगे? तो ड्यूरेशन और एपिसोड, सीवियरिटी के एपिसोड को रिड्यूस करने के लिए हम जिंक सल्फेट इसको पेशेंट को देंगे। क्या देंगे? जिंक टैबलेट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कोजिंग कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। इनमें से कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के लिए? तो दो प्रकार के रिस्क हमें देखने को मिल सकते हैं, एक तो मॉडिफाइबल होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल, मॉडिफाइबल की बात करें तो किन किन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं? अनहेल्दी लाइफ को हम क्या कर सकते हैं? अनहेल्दी डाइट को हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। टबैको और एल्कोहल यूज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी का ओवरवेट हो उसको हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या है? तंबाकू या अल्कोहल या स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग वाले को हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि भैया सिगरेट स्मोकिंग आप करोगे तो ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीज कोज कर सकती है। वहीं बात करें नॉन मॉडिफाई में, एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, सेक्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जेनेटिक को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, रेस को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो दो प्रकार के रिस्क हमें देखने को मिल सकते हैं, कि मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में ये सब आ जाएंगे और नॉन मॉडिफाइबल में ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन में बहुत बार तो ये तीनों क्या है? नॉन मॉडिफाइबल हैं। क्या है? मॉडिफाइबल, और ये क्या है? मॉडिफाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू फूड एडल्ट्रेशन ऑफ अरहर दाल विद केसरी दाल। कौन सी कौन सी दाल का हम यूज करने से हमें कौन सी डिजीज़ देखने को मिल सकती? अरहर दाल और केसरी दाल को हम खाने के साथ लेने में कौन सी डिजीज़ हो सकती है?
तो दोनों दाल को अगर हम एक साथ लेंगे तो हमें देखने को मिल सकती है लेथाइरिज्म डिजीज हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि केसरी दाल को ही हम केसरी दाल का ही दूसरा नाम क्या है? केसरी दाल ऑल्सो नोन एज लेथाइरस एस्टिवस, इसी को हम क्या बोलेंगे? लेथाइरस एस्टिवस बोलेंगे। तो इन दोनों दाल को हम एक साथ लेंगे तो पेशेंट में क्या देखने को मिल रहा है? लेथाइरिज्म देखने को मिल सकता है। इन दाल्स के अंदर क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं। तो ये न्यूरोटॉक्सिन क्या कर सकते हैं? पैरालिसिस कोज कर सकते हैं। क्या कोज कर सकते हैं? पैरालिसिस कोज करेंगे। स्पेशली हम इनको लार्ज क्वांटिटी में लेंगे। क्या लेंगे? लार्ज क्वांटिटी में लेंगे तो क्या करेंगे? ये पैरालिसिस कोज करेंगे। स्पेशली हम इनको मिक्स करके लेंगे। अरहर की दाल और केसरी दाल को हम एक साथ लेंगे तो पेशेंट में लेथाइरिज्म होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डीपीटी वैक्सीन इज स्टोर्ड फॉर ईयर्स? लंबे समय तक डीपीटी वैक्सीन को हम कितने टेम्परेचर में स्टोर करके रख सकते हैं? तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम लंबे समय तक डीपीटी को क्या कर सकते हैं? स्टोर्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सॉल्ट इनटेक रिकमेंडेड फॉर एडल्ट इन ए डेज? एक दिन में नॉर्मली एक एडल्ट व्यक्ति को कितना सॉल्ट इनटेक करना चाहिए? तो रिकमेंडेड उसके लिए है सॉल्ट, उसको लेस देन या फिर बात करें हम नॉट मोर देन 6 ग्राम। इस पेशेंट को 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। कितना रिकमेंडेड कर सकते हैं इसके लिए? 2 ग्राम पर डे हम इसको दे सकते हैं। 2 ग्राम पर डे सॉल्ट या सोडियम हम इस पेशेंट को दे सकते हैं। तो रिकमेंडेड तो 2 ग्राम है, लेकिन कितने से ज़्यादा हमें नहीं देना है? 6 ग्राम से ज़्यादा पेशेंट को नहीं देना है। तो आपका आंसर होगा नॉट मोर देन 6 ग्राम। अगर ऑप्शन में आपके नॉट मोर देन 5 आता तो 5 भी आपका आंसर सही होता। तो 5 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं देनी है, तो 5 ग्राम से कम ही आपको देनी है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMJAY इज एक्रोनिमस फॉर? PMJAY की फुल फॉर्म क्या है? तो PMJAY है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है। क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस है। एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है जो अंडर आयुष्मान भारत स्टार्ट हुआ था। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो अंडर आयुष्मान भारत स्टार्ट हुई थी। आयुष्मान भारत स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी ये? सितंबर 23 सन 2018 को। सितंबर 23 सन 2018 को हुई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो आयुष्मान भारत के अंडर स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूरल हेल्थ स्कीम वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? रूरल हेल्थ स्कीम है जो कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड की गई? तो जो रूरल हेल्थ स्कीम है वो रिकमेंडेड की गई श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा। कौन सी कमेटी के द्वारा? श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा। वही बात करें हम करतार सिंह कमेटी, तो करतार सिंह कमेटी क्या है? कमेटी ऑन मल्टी पर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ फैमिली कमेटी किसको हम बोलेंगे? करतार सिंह कमेटी को बोलेंगे। वही बात करें जंगलवाला कमेटी मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, तो ये कमेटी है
इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टिपिकल बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व शो। जो टिपिकल बैक्टीरिया का जो कर्व है वो शो करता है कितने फेज में, तो ये शो करता है 4 फेज में। कितनी फेज में? 4 फेज में। कौन कौन सी फेज होती है? फर्स्ट होती है डिस्टिंक्ट फेज, दूसरी होती है लैग फेज, तीसरी होती है एक्सपोनेंशियल फेज या एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी फेज, और चौथी होती है डेथ। तो जो टिपिकल बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व होता है वो 4 फेज में शो करता है, 4 फेज शो करता है। एक तो डिस्टिंक्ट फेज, दूसरी लैग फेज, तीसरी एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी फेज और चौथी डेथ फेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब ऑफ आशा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग आशा का इनमें से कौन सा रोल नहीं है? तो इनमें से आशा का कौन सा रोल नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम और बात करते हैं कौन सा नहीं है। एक्कम्पेनिंग वुमन टू द हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर मेंटल हेल्थ चेकअप, एंटीनेटल चेकअप, तो एंटीनेटल चेकअप आशा प्रोवाइड करेगी। दूसरा है यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी आशा करेगी। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये भी आशा करेगी। लेकिन क्या आशा नहीं करती है? कंडक्ट द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये आशा का रोल नहीं है, ये आशा का रोल नहीं है। डिलीवरी को कंडक्ट करवाना ये कौन करवाएगी? जो ANM होती है वो डिलीवरी कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन हाउ मेनी पॉपुलेशन ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज एस्टाब्लिश्ड। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कितनी पॉपुलेशन में एस्टैब्लिश किया गया है? तो एक PSC को हम 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन में क्या करते हैं? हम एस्टैब्लिश करते हैं। वहीं बात करें हम सब सेंटर की, तो सब सेंटर 3,000 से लेकर 5,000 की पॉपुलेशन में एस्टैब्लिश होता है। वहीं हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, तो ये 80,000 से लेकर 1,20,000 तक की पॉपुलेशन में क्या होता है? एस्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच टाइप ऑफ डायबिटिक सर्कुलेशन ऑफ इंसुलिन इज वर्चुअली एब्सेंट। इनमें से कौन से डायबिटीज़ में सर्कुलेशन ऑफ इंसुलिन वर्चुअली क्या होगा? एब्सेंट होगा, यानी कि सर्कुलेशन में हमें इंसुलिन देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन से टाइप में? टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ में हमें क्या देखने को मिलता है? इंसुलिन इज वर्चुअली एब्सेंट देखने को मिलता है। किसमें? बॉडी सर्कुलेशन में। बॉडी सर्कुलेशन में इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? इंसुलिन एब्सेंट देखने को मिलेगा। और टाइप 2 को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस हम टाइप 2 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर डिजीज। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म पेप्टिक अल्सर डिजीज से एसोसिएटेड है? तो कौन सा ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड है? एच पाइलोराई क्या है? एसोसिएटेड। ये क्या कोज करेगा? पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज कर सकता है। वहीं बात करें हेपेटाइटिस बी वायरस, कौन सी डिजीज कोज करेगा? हेपेटाइटिस बी। क्या कोज करेगा?
हेपेटाइटिस बी। वहीं बात करें हम ट्रिपोनेमा पैलिडम, तो ट्रिपोनेमा पैलिडम क्या करेगा, सिफिलिस कोज करेगा। क्या कोज करेगा, सिफिलिस कोज करेगा। सिफिलिस क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। मीजल्स वायरस, मीजल्स वायरस क्या कोज करता है, मीजल्स कोज करेगा, मीजल्स कोज करेगा। कौन सा जो पैरासाइट देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं पैरामैक्सोवेरिडिया, पैरामैक्सोवेरिडाई। जो पैरामैक्सोवेरिडाई होता है वो क्या करता है, मीजल्स कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रल रिजिडिटी, फीवर, हेडेक आर क्लासिकल साइन ऑफ। न्यूट्रल रिजिडिटी, फीवर, हेडेक आर किसका क्लासिकल साइन है, तो ये साइन है मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में हमें न्यूट्रल रिजिडिटी, फीवर, हेडेक देखने को मिलता है। मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस क्या है, जो मेनिंजेस होती हैं, मेनिंजेस होती है उनमें क्या देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। मेनिंजेस क्या है, कवरिंग है, किनकी कवरिंग है, ब्रेन और स्पाइनल कोड की, ब्रेन और स्पाइनल कोड की क्या है, कवरिंग है। इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, उसी कंडीशन को बोले मेनिंजाइटिस। वही बात करें इंक्रीज आईसीपी, अगर किसी पेशेंट में आईसीपी बढ़ जाता है तो कौन कौन से कारण क्लासिकल साइन हमें देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है हमें हेडेक देखने को मिलता है, नोजिया वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हमें देखने को मिलेगा। तो ये इंक्रीज आईसीपी में। वही बात करें हाइपर ओलेमिया में, हाइपर ओलेमिया में हमें देखने को मिलेगी मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा, नंबनेस हमें देखने को मिलेगी, नंबनेस देखने को मिलेगी, टिंगलिंग्स हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हाइपर ओलेमिया में देख रहे हैं। वही बात करें हम पार्किंसन डिजीज़ में, तो पार्किंसन डिजीज़ में हमें ब्रेडिकाइनेजिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्रेडिकाइजिया, ब्रेडिकाइजिया में देख रहे हैं, यानी कि स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। वहीं बात करें हमें ट्रेमर्स में देखने को मिल सकते हैं, ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, तो ये सारे सिम्टम्स हमें किस में देखने को मिलेंगे, पार्किंसन डिजीज़ में देखने को मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है सूटेबल पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, तो रेक्टल एग्जामिनेशन का हम पेशेंट को देंगे सिम्स पोजीशन प्रोवाइड करेंगे रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरगैस्ट्रीमिया इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज़। हाइपरगैस्ट्रीमिया इनमें से कौन सी डिजीज़ से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो किससे एसोसिएटेड है, पर्निशियस एनीमिया से क्या है, एसोसिएटेड है। हाइपरगैस्ट्रीमिया किसे बोलेंगे, ब्लड के अंदर जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, उस गैस्ट्रिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाना, इंक्रीज्ड गैस्ट्रिन हार्मोन्स इन ब्लड, ब्लड के अंदर गैस्ट्रिन हार्मोन का लेवल बढ़ना क्या कहलाएगा, हाइपरगैस्ट्रीनिमिया कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडवाइज टू प्रिवेंट प्रोग्रेस ऑफ बर्गर डिजीज़। बर्गर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या एडवाइस दोगे, तो बर्गर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे भैया स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग ना करें, क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होगा कि जब भी पेशेंट तंबाकू और स्मोकिंग करेगा तो जो स्मॉल या मीडियम साइज़ की ब्लड वेसल्स होती है, स्मॉल
और मीडियम जो साइज की ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो जाती है, जिससे क्या होगा, अफेक्ट होने से इनमें इन्फ्लामेशन या फिर ब्लॉकेज हमें देखने को मिलते हैं, इन्फ्लामेशन और ब्लॉकेज हमें देखने को मिलते हैं। इससे क्या होगा, बर्गर डिजीज होने की संभावना। जैसे कोई भी व्यक्ति तंबाकू यूज़ कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उस पेशेंट में बर्गर डिजीज होने की संभावना रहेगी। बर्गर डिजीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोएंजाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोएंजाइटिस। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस किसको बोलेंगे हम, बर्गर डिजीज़ को। अदर नाम ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो यूपनिया मीन्स नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन। एपनिया मतलब टेम्परेरी सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग, टेम्पररी सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग। ऑर्थोपनिया किसे कहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग या डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग अकर व्हेन लाइंग फ्लैट। पेशेंट क्या है, अगर लाइंग फ्लैट पोजीशन में लेटा हुआ है, लाइंग फ्लैट पोजीशन में लेटा है, तो उसको क्या हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको हम बोलेंगे ऑर्थोपनिया। और पेशेंट जैसे ही सिटिंग होता है, सिटिंग कंडीशन में आता है या फिर खड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको नॉर्मल रेस्पिरेशन आने लग जाता है। वहीं बात करें डिस्पनिया, डिस्पनिया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म मेलेना मीन्स, मेलेना का मतलब क्या है। तो मेलेना का मतलब है डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग ब्लड, डार्क कलर का स्टूल आना और साथ में ब्लड, स्टूल के साथ क्या आना, ब्लड आना, उसको हम क्या बोलेंगे, मेलेना बोलेंगे। मेलेना क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिसऑर्डर है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, जो कि हमें देखने को मिलता है अपर डाइजेस्टिव सिस्टम। वही बात करें पस इन यूरिन, उसको बोलेंगे पाइयूरिया। पेनफुल मिक्सचरेशन डिसयूरिया, शुगर इन ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज यूरिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंट बिटवीन में एपिकल एंड रेडियल पल्स। एपिकल एंड रेडियल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पल्स डेफिसिट। क्या बोलेंगे, पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी डेट इन्वॉल्व केयर एंड हेल्प थ्रू विच इज़ द क्लाइंट अटेंड टोटल सेल्फ केयर। जो सेल्फ केयर थ्योरी है वो कौन, किसने दी है, तो जो सेल्फ केयर थ्योरी है वो दी है ओरम ने। किसने दी है, ओरम ने। ओरम ने कौन सी थ्योरी दी, सेल्फ केयर थ्योरी। वहीं बात करें नाइटिंगेल थ्योरी, तो नाइटिंगेल थ्योरी कौन सी है, एनवायरमेंटल थ्योरी, एनवायरमेंटल थ्योरी किन्होंने दी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। पेपलाव थ्योरी, पेपलाव थ्योरी है फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी, इंटरपर्सनल। और रॉयज में कौन सी थ्योरी दी है, रॉयज ने दी है अडेप्टेशन मॉडल, अडेप्टेशन मॉडल थ्योरी। किन्होंने दिया, रॉयज ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन लेट डाउन बाय WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा हैंड हाइजीन का मूवमेंट है जो
WHO के मापदंड में खरा नहीं उतरता है। तो कौन सा नहीं उतरता है? देखो 5 मूवमेंट्स हैं हैंड हाइजीन के। क्या है? 5 मूवमेंट्स हैं हैंड हाइजीन लेट डाउन के। क्या है? लेट डाउन के क्या है? 5 मूवमेंट्स हैं, जिनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है भैया? तो इसमें ये नहीं है बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, ये वाला नहीं है। पहला तो ये है बिफोर टचिंग ए पेशेंट, दूसरा ये है बिफोर क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर, तीसरा है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, तीसरा है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, चौथा है आफ्टर टचिंग पेशेंट, चौथा ये वाला है, और पांचवा है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, ना कि बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ये वाला इसके अंदर नहीं आता है। तो 5 मापदंड हैं जो WHO ने हैंड हाइजीन लेट डाउन के लिए बनाए हैं। तो 5 मापदंड कौन कौन से? पहला तो बिफोर टचिंग ए पेशेंट, दूसरा है बिफोर क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर, तीसरा है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, चौथा है आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, और पांचवा है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। ठीक है, तो ये 5 मूवमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? तो इनमें से कौन सा साइन प्रेजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है? तो बात करें हम साइन ऑफ प्रेगनेंसी की, तो पहला हम बात करें प्रेजम्पटिव साइंस। तो प्रेजम्पटिव साइन कौन कौन सा है? पहला तो है एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। दूसरा है नोजिया वोमिटिंग, तीसरा है ब्रेस्ट चेंजेस, चौथा है फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन, और पांचवा है फटीग। तो ये प्रेजम्पटिव साइन है। तो इनमें हमारे प्रेजम्पटिव साइन कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा नोजिया एंड वोमिटिंग। कुछ और साइन होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट साइन है प्रोबेबल साइन। तो प्रोबेबल साइन कौन कौन से हैं? तो प्रोबेबल साइन है एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग का मतलब होता है जो गुडल साइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल सॉफ्टनिंग बोलते हैं। जो गुडल साइन होगा उसको हम क्या बोलें? सर्वाइकल सॉफ्टनिंग। यूटेराइन चेंजेस, यूटेराइन चेंजेस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये सब किस में आएंगे? प्रोबेबल साइन में। वही बात करें पॉजिटिव साइन की, तो पॉजिटिव साइन कौन सा होगा? एक तो पहला आएगा पॉजिटिव एससीजी टेस्ट। एससीजी टेस्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। दूसरा आएगा फीटल हार्ट बीट, हम सुन सकते हैं फीटल हार्ट बीट, फीटल मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं क्यूकनिंग। क्या बोलते हैं? क्यूकनिंग। ये भी हम देख सकते हैं 18 से 20 वीक में। तो ये क्या है? पॉजिटिव साइन में आता है। यूएसजी हम करेंगे तो यूएसजी में फीटल्स को हम विजुलाइज्ड कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? पॉजिटिव साइन है। क्लियर है?
तो आपका क्वेश्चन क्या था कि इनमें से प्रेजम्पटिव साइन कौन सा है, तो प्रेजम्पटिव साइन कौन सा है, नोजिया एंड वोमिटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किनके द्वारा दिया गया, तो वो किसके द्वारा दिया गया, हेनरी फेल्को द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर क्राउनिंग अकर्स। क्राउनिंग हमें किस स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हम बात करें क्राउनिंग किसे कहते हैं। क्राउनिंग कहते हैं जो फीटल का हेड है वो विजिबल होने लगता है, तो हेड विजिबल इन द बर्थ कैनाल। जो बर्थ कैनाल है वहाँ पर हमें जो फीटल का हेड है वो विजिबल होना, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्राउनिंग। और ये हमें कब देखने को मिलेगी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। किसमें, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, रेगुलर एंड पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हमें किसमें देखने को मिलता है, फर्स्ट में देखने को मिलता है। थर्ड में क्या देखने को मिलता है, थर्ड में हम प्लेजेंटा की क्या करवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं। और फोर्थ स्टेज होती है वो इमीडिएट पोस्टमार्टम, जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं इमीडिएट पोस्टमार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए हम कौन सा एनिमा देंगे, तो इस गैसियस डिस्टेंशन को रिलीज करने के लिए देते हैं कार्मिनेटिव एनिमा। कौन सा एनिमा देंगे, कार्मिनेटिव एनिमा बोलते हैं, कार्मिनेटिव एनिमा देते हैं। और कार्मिनेटिव एनिमा को हम क्या बोलते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा। क्या बोलते हैं इसको, एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा। कोल्ड एनिमा किस लिए देते हैं, कोल्ड एनिमा कर देते हैं हम डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए कोल्ड एनिमा देते हैं। कौन सी कंडीशन में, अगर हाइपर पायरेक्सिया है या फिर हीट स्ट्रोक हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, उस कंडीशन में कौन सा एनिमा देंगे हम, कोल्ड एनिमा। वही बात करें एंथेलमिंटिक एनिमा कौन सी कंडीशन में देंगे, जो वॉर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय और एक्सपल्स करने के लिए, वॉर्म को डिस्ट्रॉय और एक्सपल करने के लिए जो एनिमा देते हैं वो देंगे एंथेल्मिक एनिमा। वही बात करें परगेटिव एनिमा, तो परगेटिव एनिमा हम देते हैं, ऑयल एनिमा की बात करें हम तो ऑयल एनिमा देते हैं हम जो फीकल मटेरियल्स होते हैं, फीकल मटेरियल जो होते हैं उनको सॉफ्ट बनाने के लिए हम देंगे ऑयल एनिमा देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिव, उसके लिए हार्मोन है HCG हार्मोन्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज। इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको कहेंगे हम एनुरेसिस। इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन को हम क्या बोलेंगे, यानी कि इस व्यक्ति का यूरिन पास आउट करने में कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो ये अपने आप ही क्या हो रहा है, यूरिन पास आउट हो रहा है इसकी बॉडी से, उसको हम बोलेंगे एनुरेसिस। वही बात करें हम एलिमिनेशन की, तो रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स in the body also known as element. Micturition
यूरिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन। यूरिनेशन जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, डेफिकेशन। जो फीकल मटेरियल्स होते हैं, फीकल मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालना, फीकल मटेरियल्स को बॉडी से डिस्चार्ज करना क्या कहलाएगा, डेफिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमन हु इज़ नॉट नाउ एंड नेवर हैज़ बीन प्रेग्नेंट इज कॉल्ड। एक महिला है जो ना तो प्रेग्नेंट है और ना कभी प्रेग्नेंट हो सकती है, उस महिला को हम क्या बोलेंगे, उस महिला को हम बोलते हैं नल्ली ग्रेविडा। क्या बोलेंगे, नल्ली ग्रेविडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड लीड टू सिस्टोलिक फाइब्रोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड लीड टू, इनमें से कौन सा ट्रेड है जो सिस्टोलिक फाइब्रोसिस को लीड करता है, तो वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि जो जीन का म्यूटेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, म्यूटेशन इन ए जीन हो जाता है। कौन से जीन का म्यूटेशन हो जाता है, CFTR का क्या हो जाता है, CFTR जीन का क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, अफेक्ट हो जाते हैं बॉडी के जो सेल्स होती है वो अफेक्ट हो जाती है, और जो सेल्स प्रोडक्शन करती है म्यूकस का, स्वेट का, डाइजेस्टिव जूस का, वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर रूप से इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी। इनमें से कौन सी मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी जो देखने को मिलती है वह है ल्यूकेमिया। कौन सी है, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ बिगिनिंग इमीडिएट आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एक्सटेंडिंग फॉर अबाउट 6 वीक इज कॉल्ड। प्रेगनेंसी से लेकर, मतलब चाइल्ड बर्थ से लेकर 6 वीक तक का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर चाइल्ड बर्थ टू जो 6 वीक तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं। वही बात कर हम लोचिया, तो लोचिया किसको बोलेंगे, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होती है आफ्टर बर्थ, आफ्टर वेजाइनल होती है आफ्टर बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसको हम क्या बोलेंगे, लोचिया बोलेंगे। ये भी हमें 4 to 6 वीक तक देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते रहो, और अपने साथियों को भी सेंड करो। ऐसे ही बहुत सारे MCQs हम आपके लिए लेकर आएंगे CHO से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।